हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस लेसन में हम लोग यूपी टेट के लिए उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलामाते वक्फ यानी कि मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, जिसको हम लोग हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या होती है मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन की, ये जान लेते हैं। तो अलामाते वक्फ वो अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले या फिक्रे के एक हिस्सा को दूसरे हिस्सों से अलग करे, यानी कि जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करे या फिर एक क्लास को दूसरे क्लास से अलग करे, उसको हम लोग मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन यानी कि अलामाते वक्फ कहते हैं। इन अलामतों का बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इनकी वजह से नज़र को सुकून मिल जाता है और वो थकने नहीं पाती, यानी कि जब आपको मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन किसी भी पैसेज में रहेगा तो उससे आप पढ़ेंगे तो आपकी जो नज़र है उसको सुकून मिलेगा, आप ठहर लेंगे, इससे आप थकेंगे नहीं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, दूसरी अहम और मुफीद बात इसकी ये है कि ज़हन हर जुमले या जुज़ वो जुमले के मफ़हूम को पहचान लेता है और फ़िक्रों या जुमलों के हिस्सों को अलग अलग करने से उनका मतलब समझ में आसानी से आ जाता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी पैसेज में मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, हम हर एक सेंटेंस को, हर एक क्लास को और हर एक सेंटेंस की जो मीनिंग होती है उसको हम लोग आसानी से समझ लेते हैं और सेंटेंसेस के हिस्सों को अलग अलग जब करते हैं तो उससे हमें सेंटेंस की मीनिंग आसानी से समझ में आती है। जो तीसरा इसकी ख़ास बात यह है कि इनके इस्तेमाल के बगैर इबारत भोंडी, बेमानी और दूर अज़ फहम, बेमज़ा, बेरंग मालूम होती है। यानी कि जब आप किसी भी पैसेज में अलामाते वक्फ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे जो आपकी इबारत होती है वो अच्छी नहीं लगती है, बेमाना लगती है, समझने में बहुत ही परे होती है और बेमज़ा और बेरंग मालूम होती है और लिखने वाले की नाकिस तालीम वो कम इल्मी को ज़ाहिर करती है। यानी कि अगर आप किसी भी पैसेज को लिख रहे हैं, आप उसमें मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपकी नाकिस तालीम और कम इल्मी ज़ाहिर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या डेफिनेशन है अलामाते वक्फ की हमने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है उनको। सबसे पहले बात करेंगे सख्ता यानी कि कॉमा क्या होता है। तो एक ही किस्म के सेंटेंसेस या उन तीन या तीन से ज़्यादा लफ्ज़ों के बीच में जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों वहाँ पे हम लोग सख्ता लगाते हैं। क्या होता है, आखिर के दो लफ्ज़ों के बीच में हम लोग हर्फ अत्फ और या फिर वह लगा देते हैं। जैसे मुझे तीन चीज़ों के बारे में बोलना है कि पति, पत्नी और वो, तो यहाँ पे देखना पति के बाद मैंने कॉमा लगाया यानी कि सख्ता लगाया, लेकिन उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, और हुरूफ अत्फ लगा दिया। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा लफ्ज़ों के बीच में क्या करना हो, एक साथ तीनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना हो, तो उसके बीच में हम लोग सख्ता लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, बिजनौर, गोरखपुर यूपी के बड़े शहर हैं, तो देखिए लखनऊ के बाद हमने सख्ता लगाया, इलाहाबाद के बाद लगाया, बिजनौर के बाद, बनारस के बाद, गोरखपुर के बाद, यहाँ पे हमने लगातार सख्ती लगाते चले गए क्योंकि यहाँ पे तीन से ज़्यादा लफ्ज़ हैं और उनको हमने एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने सबके बीच में सख्ता यानी कि कॉमा लगा दिया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। बाबर बहुत अक्लमंद, वसीउ नज़र, हमदर्द, नेक और बहादुर बादशाह था। बाबर के बारे में बात हो रही है जो कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका पूरा नाम था। उसके बारे में बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बाबर बहुत अक्लमंद, तो अक्लमंद के बाद हमने कॉमा लगा दिया। वसीउ नज़र यानी कि दूरअंदेश जिसको कहते हैं,
दूरगामी या दूरदर्शी जिसको कहते हैं। तो वसीउ नज़र के बाद भी हमने कॉमा लगा दिया, हमदर्द के बाद भी नेक और बहादुर। अब देखिए नेक उसके बाद और जो आया वो हरफ़े अत्फ़ इस्तेमाल हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि आखिरी दो लफ्ज़ों के बीच में हम लोग हरफ़े अत्फ़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया सकते का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बड़े जुमलों के अज्जा के दरमियान भी हम लोग सकता यानी कि कॉमा लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से अस्पताल पहुँचा, अब घर वापस जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस है जो कि बड़ा है, उसमें यहाँ पे आपको लग गया दो जगह पे कॉमा। मैं घर से स्कूल गया, उसके बाद आपको कॉमा लग गया, फिर स्कूल से अस्पताल पहुँचा, फिर कॉमा लग गया, अब मैं घर जाऊँगा। ये सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कि वो पहले नहाया, कपड़े पहने, चाय पी और सैर को निकल गया। तो यहाँ पे देखा आपने नहाया के बाद लगा कामा, कपड़े पहने के बाद लगा, फिर चाय पी और लग गया उसमें जो कि हरफ़े अत्फ़ है। तीसरा एग्जाम्पल है वो शख्स ईमानदार है लेकिन बहुत सुस्त है। तो ईमानदार है उसके बाद भी यहाँ पे सकता लग गया। तो सकता क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है आपने जान लिया। बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फा की, यानी कि सेमी कॉलम की बात करेंगे। तो जब सकते से ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत पड़े, यानी कि कॉमा से ज़्यादा किसी भी जगह पे अगर रुकना पड़े, तब हम लोग क्या करते हैं, वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। वक्फे का जो साइन है आपको कोष्टक में दिख रहा होगा। कोष्टक को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कोष्टक को हम लोग कौसैन कहते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में ब्रैकेट कहा जाता है। तो जब हमें सकते से भी ज़्यादा रुकने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम लोग वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। जुमलों के लंबे लंबे अज्जा को एक दूसरे से अलग करने के लिए सकते की जगह हम लोग वक्फों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सेंटेंस है लंबे लंबे उनके क्लासेस को अलग करने के लिए हम लोग सकता नहीं बल्कि वक्फा इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया रहा है कि तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ, तुम्हारी उंगली में कुछ हुआ तो हमारे दिल पर चोट लगी, मुसीबतें हमने झेली, तकालीफ में हम फंसे, रातों को हम जागे, गरज सारा आराम तुम पर निछावर कर दिया, क्या उसका यही सिला है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सेंटेंस है, तो इसके जुज को अलग करने के लिए यहाँ पे आपको कई जगह पे वक्फे का इस्तेमाल किया गया जो कि आप देख सकते हैं। बात करेंगे जो तीसरा अलामत है वो है राबता है, यानी कि कॉलम है। तो इसका ठहराव वक्फे के ठहराव से भी ज़्यादा होता है। सबसे कम सकता का होता है, फिर वक्फा का, सबसे ज़्यादा राबता का ठहराव होता है। इसका इस्तेमाल उस जगह होता है जब जुमले के किसी साबिका ख्याल या बात की तशरीह या तस्दीक की जाती है। यानी कि कोई भी एक जुमला है उसके पहले की बात की जब हमें तशरीह करनी होती है तब हम लोग राब्ते का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी का कौल है, देखिए कौल है के बाद हमने राब्ता इस्तेमाल किया। तो किसी का कौल है आप काज महाकाज, यानी कि अपना काम सबसे अच्छा काम। दूसरा है कि बकौल शायर ऐब भी करने को हुनर चाहिए। तीसरा है सच है गया वक्त नहीं आता। चौथा है कि क्या खूब सूद नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जब बड़े किसी भी साबिका ख्याल या बात की तशरीह की जा रही है तो वहाँ पे राब्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला जो है वो तफसीलिया है। तफसीलिया क्या होता है, ये अलामत आम तौर पर हस्ब ज़ेल की होती है, यानी कि जब हमें किसी भी जैसे निम्नलिखित होता है हिंदी में ना, तो उसके बाद ये इस्तेमाल होता है। तो ये अलामत आमतौर हस्ब ज़ेल की होती है। इसके इस्तेमाल के मौके ये हैं, अब कहाँ कहाँ पे तफसीलिया इस्तेमाल होता है, तो किसी इक़्तिबास या फ़हरिस्त को पेश करते वक्त, यानी कि किसी भी पैसेज को या फिर किसी भी फ़हरिस्त को जब पेश करना होता है तो हम लोग तफसीलिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदुस्तान के बड़े शहर ये हैं, अब कौन कौन से शहर हैं हमें तफसील देना है तो हम लोग क्या करेंगे, तफसीलिया जो अलामत है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर कौन हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली और बहुत सारे शहरों का नाम आप ले सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि उलमा ने फरमाया
मुबाहिसा इल्म को मजबूत करता है, जैसे और मसलन के बाद भी इस अलामत का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे उन्होंने कहा मसलन वो नहीं खाए, तो यहाँ पे देखा आपने जैसे और मसलन के बाद भी तफसीलिया का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे ख़त्मा की, यानी कि फुल स्टॉप की। तो इस मुकम्मल जुमले के इस्तेमाल पर यह अलामत लगाई जाती है जहाँ भरपूर ठहरा होता है, यानी कि जिस जुमले में पूरी तरह से हमें रुकना होता है उस मुकम्मल जुमले के ख़त्म होने पर हम लोग ख़त्मा यानी कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल जैद मुझसे मिलने आया था। अब सेंटेंस पूरा मुकम्मल हो गया कि कल जैद मुझसे मिलने आया था, तो हम लोग यहाँ पे ख़त्मा लगा सकते हैं। वो लड़का शरीर तो है लेकिन है बड़ा होनहार, तो यहाँ पे होनहार बात पूरी मुकम्मल हो गई, हमने ख़त्मा का इस्तेमाल किया। अरे बैठो तो, अब देखिए अरे के बाद जो यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग फजाइया कहते हैं। फजाइया के बारे में आगे आपसे बताया जाएगा डिटेल से। मुखफ़फ़ात के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मुखफ़फ़ात यानी जिसको हम लोग एब्रीविएशन या फिर शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, तो मुखफ़फ़ात के बाद भी ये लगाया जाता है, यानी कि ख़त्मा को हम लोग एब्रीविएशन के बाद भी लगाते। जैसे मैं कहूँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, MA PhD बैरिस्टर एटला, जनाब एहसान अली GCSI, शौकत अली MA LLB। अब देखिए यहाँ पे आपका MA लिया है, ये मुखफ़फ़ात है यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, तो हमने क्या किया M के बाद लगा दिया ख़त्मा को। जैसे मैं अपना ही नाम ले लूँ MM अली, तो M के बाद मैं क्या लगाऊंगा, ख़त्मा लगाऊंगा, फिर उसके बाद फिर एक M लिखूंगा, उसके बाद ख़त्मा लगाऊंगा, फिर अली लिखूंगा। तो MM अली ये क्या है, मुखफ़फ़ात है, शॉर्ट फॉर्म है, इसमें भी आपको ख़त्मा यानी कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए, आप लगा सकते हैं। बात करेंगे वावैन की। वावैन जिसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहा जाता है, तो जब किसी के कौल को उसी के लफ्ज़ों में नकल किया जाता है, यानी कि किसी की बात को उसी की बात के रूप में दूसरे या फिर तीसरे आदमी से बताना होता है, तो हम लोग कौल के शुरू में और आखिर में ये अलामत यानी कि इन्वर्टेड कामा वावैन को लगाते हैं। किसी इक़्तिबास के बाद भी यही अलामत लगती है। मसलन उसने कहा मैं यहाँ 5 बजे तक लौट आऊँगा, तो अब देखिए किसी तीसरे की बात है, उसको आप बता रहे हैं कि उसने कहा मैं यहाँ 5 बजे तक लौट के आ जाऊँगा, तो यहाँ पे जो उसका कौल था उसमें शुरू में और आखिर में क्या किया, वावैन यानी कि इन्वर्टेड कामा लगा दिया। किसी ने खूब कहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जी किसी का कौल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसके शुरू में और आखिर में वावैन लग गया। रशीद साहब ने कहा गज़ल शायरी की जान। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो अब आप उसका कौल आप कहीं पे लिखेंगे या फिर किसी को बताएंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, वावैन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे फजाइया क्या होता है। दोस्तों इसको अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये अलामत उन लफ्ज़ों या जुमलों के बाद लगती है जिससे कोई जज्बा जाहिर हो, जैसे हिकारत का जज्बा, तअज्जुब, गुस्सा, खौफ, जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में जाहिर हो वहाँ पे हम लोग फजाइया लगाते हैं, यानी कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ माज़अल्लाह अफ़ो, ओफ़ो कह रहा हूँ, यानी कि मैं एक जज्बा को जाहिर कर रहा हूँ, तो उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, फजाइया लगा दिया। सख्त तकलीफ़ हो रही है और वह रहम, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। अरे क्या हुआ, तो अरे के बाद भी मैंने फजाइया लगा दिया। अब बात करेंगे सवालिया यानी कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। तो ये अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगती है। सबसे आसान यही अलामत है, कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसके आखिर में हम लोग इस अलामत को लगा देते हैं, यानी कि इस मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन को लगा देते हैं। जैसे कौन आया, अब सवाल पूछा जा रहा है तो उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। कहाँ थे वगैरह, इन मौक़ों पे सवालिया का
इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी कि सवालिया निशान का इस्तेमाल ज़रूरी है। जैसे तुम चलोगे भी या नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सीटेट पास करेंगे या नहीं, आपका यूपी टेट क्लियर होगा या नहीं, तो उसके आगे मैं लगाऊंगा सवालिया, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट अलामाते वक्फ यानी कि मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस, विराम चिन्हों को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए। आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए यूपी टेट के लिए उर्दू के, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 7275549890 पर। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे उर्दू के स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब कराए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।